Okay, boys and girls, now you are all requested to come back to a very beautiful topic called as छोरी सीधी बैठेगी और बताएगी कौन सी टॉपिक का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स. इंटरेस्टिंग टॉपिक. लिखिए हेडिंग बाय बैक ऑफ शेयर्स. बाय बैक ऑफ शेयर्स. ये टॉपिक मैं शुरू करूंगा ऑन सम इमोशनल नोट. ओके, जीवन में सपने देखना शुरू करो. जीवन में सपने देखना शुरू करो. यस, ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने बायबैक के बारे में एक स्टोरी लिखी जिनका नाम था धीरूभाई अंबानी. तो पहले तुमको स्टोरी सुनाऊंगा कि हुआ क्या था, कैसे बायबैक लिमलाइट में आया था पास्ट में. बायबैक की कहानी क्या है थोड़ा सा हम देखेंगे और तुमको वो बायबैक वाली कहानी इसमें दिखाऊंगा इंटरनेट पर. धीरूभाई अंबानी आज इतने सक्सेसफुल है क्यों? बिकॉज उन्होंने सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें उन्होंने की, एक भी चीज नहीं छोड़ी. राइट? आप अपने आप को, जो मैं अभी अगली स्टोरी बनाऊंगा आपके सामने बताऊंगा, ये स्टोरी आज के 20 से 25 साल पहले की है. 20 से 25 साल पहले की है. तो उस जमाने की स्टोरी में आपके साथ समझा रहा हूं, सुना रहा हूं. आप 25 साल अहेड हो अभी, आज 20 साल अहेड हो आज आप उस जमाने से. ये स्टोरी सुनाने के बाद में आप सोचना, क्या आप 25 साल बाद भी धीरूभाई अंबानी जैसे सोच सकते हो क्या? और धीरूभाई अंबानी ऐसा क्यों सोच पाए, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो आपके साथ में वो स्टोरी सुना रहा हूं. हुआ क्या था, एक कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में जिस कंसेप्ट का नाम है शॉर्ट सेल. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज शॉर्ट सेल? यस बेटा बताओ, डरो नहीं, बताओ. एब्सोल्युटली राइट. यू सेल द शेयर्स बिफोर यू हैव द शेयर्स. यू सेल द शेयर्स बिफोर यू हैव द शेयर्स. शॉर्ट सेल. मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं बेच देता हूं और फिर उसको खरीद लेता हूं. तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है देखना. आई सेल इट एट ₹100. तो मुझे मिले कितने? 100. जब मेरे पास था ही नहीं. फिर जैसे ही नीचे आगे जाकर प्राइस गिर जाती है, सेल प्राइस थी कितनी? 100. और आप ऐसा सोचते हो कि मार्केट में प्राइस गिरने वाली है, तो आप क्या करते हो? सेल कर देते हो पहले. और जब प्राइस गिर जाती है तो आप गिरी हुई प्राइस पर, कम प्राइस पर आप उसको वापस बाय कर लेते हो. तो मान लेते हैं आप बाय करते हो उसको एट द रेट ऑफ ₹80, तो तुमको प्रॉफिट हो गया 20. मगर सेल किया है तो बाय करना कंपलसरी है. इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ. स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा. आप पोजीशन ओपन नहीं रख सकते, स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है. अब तक बात पहुंच रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यू शॉर्ट सेल इट. आपने सेल किया तो किसी ने बाय किया होगा. अब आप कमिटेड हो गए कि आपने सेल किया, तो आप कमिटेड हो गए कि आपको बाय करना ही पड़ेगा. यदि आप बाय नहीं करोगे तो आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे. फिर जिस दिन आपको देना था, डिलीवरी कमिटमेंट था, उस दिन ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे. एग्रीड? वो शॉर्ट सेल का लॉजिक, बिकॉज यू बिकम कमिटेड. तो अगर ऐसा हुआ कि आपने सेल किया 100 में और मार्केट प्राइस बन गई 130, तो बेटा आपको खरीदना ही पड़ेगा 130 में. आपको लॉस हो जाएगा ₹30 का. समझ में आ रहा है शॉर्ट सेल क्या होता है? ओके, तो आपको समझ में आया शॉर्ट सेल क्या होता है. बात उन दिनों की है जब भारत में स्टॉक मार्केट नया नया था. राइट? उन दिनों में शेयर्स वर इशूड एट पार. उन दिनों में शेयर्स वर इशूड एट पार. हाँ, ₹10 का शेयर ₹10 में इशू हुआ करता था. उन दिनों की बात है. सो भारत ने जब लाइसेंस बेसिस पर वो देते थे कि आप आपकी कंपनी खोलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी कंपनी खोली और फिर उसके बाद में अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्टिंग पर किया, लिस्ट किया स्टॉक मार्केट में. नया नया था अपना इंडियन स्टॉक मार्केट. और एक फ्रॉड हुआ, सुना होगा आपने, हर्षद मेहता, राइट? और कोई केतन पारिक कोई था, राइट? ऐसे कुछ फ्रॉड्स हुए. तुम सीएस के बच्चे हो, ज्यादा होशियार हो मुझसे इन फ्रॉड्स के बारे में, तो मैं इसके बारे में ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि क्या पता कुछ मैं गलत बोल जाऊं. बट फ्रॉड हुए थे, इतना पता है. और जब भी फ्रॉड होते हैं ना, तो मार्केट प्राइस नीचे जाती है बेटा शेयर्स की. एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप होता है. क्या बिल्टअप होता है? एक नेगेटिव सेंटअप बिल्टअप होता है और उसके बाद में प्राइसेस नीचे जाने लगती है. तो हुआ ऐसे ही, कोई फ्रॉड हुआ. जैसे अगर आप जाकर प्राइसेस देखेंगे, सत्यम का जब फ्रॉड हुआ सत्यम में भुगतना पड़ा पूरे शेयर मार्केट को.
सारी कंपनियों के शेयर के भाव पिटे, टूटते भाव। फ्रॉड होता है किसी XYZ कंपनी में, शेयर प्राइसेस टूटती है पूरे कंपनीज की। एग्रीड? तो ऐसा ही हुआ कि हर्षद मेहता का फ्रॉड हुआ, केतन मेहता का फ्रॉड हुआ, तब सटोरिया जागरूक हो जाते हैं, उनको आइडिया होती है। सटोरिया क्या करता है, वो आइडिया ले लेता है कि फ्रॉड हुआ है, धड़ाधड़ हर एक कंपनी के शेयर्स बेचने लगता है वो। He creates panic, but he doesn't have the delivery. He is doing short sale. So बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनके पास काफी पैसा होता है, 4-5-6 लोग मिलते हैं और वो सारे शेयर्स को बेचना शुरू करते हैं। तो बेचने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में। अब तुमको थोड़ी ना पता है कि वो बिना उनके पास माल रहे बेच रहे, तुम्हें आइडिया नहीं लगती, वो बेचे जा रहे। इससे क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। अब पैनिक क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग, जिनके पास एक्चुअल डिलीवरी है वो भी बेचने लगेंगे। अब वो बेचने लगेंगे कम दाम पर, तो सटोरिया क्या करते हैं, फिर उसमें भी प्रॉफिट कमा कर निकल जाते हैं और लोग बेच देते शेयर। तो जनरली ऐसा चलता है, इसको बोलते हैं बियर रन। जिन लोगों को ये बात का पता नहीं था उनको बता दूं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दोनों ही वक्त कमाया जा सकता है। जब मार्केट प्राइसेस गिर रही है तब भी कमा सकते हो, और जब मार्केट प्राइसेस बढ़ रही है तब भी कमा सकते हो। समझ आइए बात। अब देखो हुआ क्या था उन दिनों, बेटा ऐसे ही कोई फ्रॉड हुआ था, वो पता नहीं कौन सी फ्रॉड हुआ था, बट एक फ्रॉड हुआ था जिसके बाद में एक वेस्ट बंगाल का एक सटोरिया था। ओके, इसने भारत की 3-4 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया। उसमें से एक टेल्को थी, टेल्को मतलब टाटा मोटर्स, आज की, उस जमाने में टेल्को के नाम से जानी जाती थी, टेल्को। और बाकी की और भी कुछ कंपनियां थी जिनके शेयर्स वो सटोरिया शॉर्ट सेल किया जा रहा था। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थी, उन दिनों की बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थी। एक सटोरिया माल बेचे जा रहा। धीरूभाई अंबानी के दिमाग में आया कि शेयर प्राइसेस तो गिर नहीं सकती, वी आर डूइंग गुड, रियली गुड चॉइस, राइट, वी आर डूइंग अ गुड जॉब। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो प्राइसेस तो नीचे नहीं जानी चाहिए, अपनी कंपनी में कुछ लफड़ा नहीं हुआ है तो प्राइसेस नीचे क्यों जा रही है? तो फिर उसको लगा कि देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन रॉन्ग। धीरूभाई अंबानी हैड दैट सेंस। सो व्हाट ही डिड वाज, उसने अपने कंपनी का जितना भी पैसा था और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के जितने भी लोग थे उन सभी को बोला एक कंपनी बनाओ जिसका नाम है रिलायंस फ्रेंड्स ग्रुप, और कहा ये कि जो भी व्यक्ति जिस भी प्राइस पर, जिस भी वक्त, ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति जिस भी प्राइस पर, जिस भी वक्त पर, जिस भी क्वांटिटी को बेचना चाहे रिलायंस का शेयर, उसका खरीदार मौजूद होना चाहिए। तो उन्होंने रिलायंस का काम बंद किया, कंपनी चलाने का काम बंद किया, और उस पैसे को निकालकर एक नई कंपनी में डायरेक्ट किया, जिसको आपकी सिलॉ की भाषा में कहते हो कि जो पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया था, इट शुड ओनली यूज इट फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव, बट दैट मनी वाज डाइवर्टेड इन अनदर कंपनी, and the only job that company did was, if anyone wants to sell the Reliance share at whatever price, that share is bought. अब वो सटोरिया बेच रहा था वहां पे वेस्ट बंगाल में, उसको आइडिया नहीं कि रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ने ऐसा कोई गेम किया है। सो ही वाज सेलिंग इट एंड हियर दिस कंपनी वाज बाइंग इट। सो जाहिर सी बात है कि तुम बेच रहे हो 100 रुपए में, बिक गया, 102 रुपए में बिक गया, 104 रुपए में बिक गया, 110 रुपए में बिक गया, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बेचने में। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बाकी के सारे काउंटर वीक हो रहे थे, बट वहां पे रिलायंस में अगर तुम ऊंचे दाम पर बेचना चाहो तो बिक रहा है। सो व्हाई विल यू सेल इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस ग्रुप डिड नथिंग बट टू बाय रिलायंस शेयर। टेल्को एंड ऑल वर हेल्पलेस, दे वर जस्ट ऑब्जर्विंग, क्या करे? देयर वाज अ व्हाइट वॉश ऑफ देयर मार्केट प्राइसेस, देयर वैल्यू वाज गेटिंग इरोडेड ऑन द स्टॉक मार्केट, कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट धीरूभाई ने बोला कि नो, दिस कैन नॉट हैपन। उन्होंने अपने सारे पैसे डाइवर्ट किए, अपने फ्रेंड्स लोगों के भी बोला तुमने रिलायंस के शेयर बाय करने को ना, बिकॉज ही सेड आई एम फंडामेंटली क्लियर दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू डू वेल, यार मैं मैनेज कर रहा हूं, देयर इज नो रीजन व्हाई पीपल शुड पैनिक। एंड लवली पीपल स्टार्टेड बाइंग 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 बाइंग। उन दिनों डिलीवरी हुआ करती थी 15 दिन के बाद। अब धीरूभाई अंबानी ने जितने भी बिके खरीद लिए। अब हुआ क्या कि भाव बढ़ रहे हैं तो लोग अभी बेचने से पीछे हट गए, मगर जो इधर वेस्ट बंगाल में आदमी बैठा था ना,
उसको तो डिलीवरी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने सेल किया, अब उसको डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ही सोल्ड बट ही वाज नॉट हैविंग, ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ पैनिक। अब उसके बाद में डिलीवरी देनी पड़ेगी, अब डिलीवरी देनी पड़ेगी तो शेयर्स खरीदना पड़ेगा मार्केट से, मगर मार्केट से खरीदना पड़ेगा तो मार्केट में कोई बेचने के लिए तैयार नहीं। ये इंडियन हिस्ट्री में हुआ था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट में अवेलेबल था ही नहीं। एग्रीड? ये धीरूभाई अंबानी साहब अड़ गए, नहीं मुझे शेयर चाहिए ही। ऐसे कैसे नहीं है? तुम्हारा कंसेप्ट क्या? शॉर्ट सेल का है ना, आई नीड शेयर्स, मगर बिकने कोई तैयार नहीं तो खरीदेगा कहां से वो? इंडियन हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट बंद रहा क्योंकि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ये अड़ गए, हमको चाहिए। तो किसी तरीके से ने स्टॉक मार्केट ने उनको समझा बुझा कर कहा कि अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बिकॉज नो वन वांट्स टू सेल द शेयर्स। तो उस ट्रांजैक्शन को बदला ट्रांजैक्शन से सेटल किया गया, जिसमें बदला ट्रांजैक्शन से सेटल किया गया जिसमें पर शेयर उस पारसी बाबा को जो वहां पे था वेस्ट बंगाल में, ही हैड टू गिव सम मनी टू धीरूभाई अंबानी ग्रुप। अब यहां तक तो तुमको सुनकर अच्छा लगा होगा। पहला मुद्दा जो मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा वो सेंटिमेंटल ड्रिवन है। तुमने ऐसी कौन सी चीज धीरूभाई अंबानी में नोटिस की ये सारे एपिसोड के बाद? तुम क्या सीख पा रहे हो इससे? क्या मतलब 25 साल बाद आप हो यहां पर, उन्होंने 25 साल पहले ऐसा कोई काम किया था। मुझे एक बात बताइए, क्या सीख मिल रही है आपको इससे? मैं भी स्टोरी बताऊंगा आपको गूगल पर, बट क्या सीख मिलती है आपको? यस, ही इज ओके, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क। एनीथिंग एल्स? ये तो डिस्कशन एक होना चाहिए। क्या सीख मिलती है तुमको? उनका रिसर्च अच्छा था, और कुछ? Observation and presence of mind. I'll tell you what he had and what he gave the justification to it. Okay, ये मिले मुझे आंसर। मैं अब तुमको बताता हूं। उसके बाद में ऐसा हुआ कि उनके ऊपर लॉ का शिकंजा कसा। लॉ का शिकंजा कसा because whatever he did was wrong. He bought his own shares. It was equivalent to insider trading. So what? He wanted to protect people. But he has violated the basic rule of stock market, insider trading. Or for that matter, you can also believe that how can you transfer the money to somebody else which was not conducting the business? He said, I cannot break the faith of the people who has invested money with me. I have not misused it, and if somebody is misusing it, I am not going to allow him. और इसी वजह से तुम भरोसा मानना मेरा कि जिस दिन उनके ऊपर केस चला और ऐसी न्यूज फैली तो आदमी लोग इकट्ठा हो गए थे सारे। और तुम अगर गुरु मूवी देखोगे तो उस गुरु मूवी में एक जगह पे ऐसा सीन दिखाया उन्होंने कि एक आदमी आता है कि बोले कोई कुछ भी हो जाए आपके अगेंस्ट में हम खड़े, बोले क्योंकि आपके वजह से मेरी बेटी की शादी हुई है। और ये बात सच है। धीरूभाई अंबानी ने कभी अपने इन्वेस्टर का पैसा डूबने नहीं दिया। उसने जो चीज की उसमें पहले दूसरे का फायदा समझा, he should grow, and then he is parting with his money, then I am going to grow. Are you understanding my point? He was always observant from others angle, तभी मेरी कंपनी ग्रो होगी। एंड दैट्स द रीजन रिलायंस काउंटर रूल्ड इंडियन मार्केट्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मतलब वो एफडी के बराबर से ट्रीट किया जाता था रिलायंस का काउंटर। आज की बात अलग है, मैं पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। एफडी के बराबर रिलायंस का काउंटर ट्रीट किया जाता था। मतलब इट जस्ट लाइक एन एफडी, सेफ है पैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप गुरु मूवी देखोगे जो उससे इंस्पायर्ड है तो उसमें सारी चीजें। तो हम एक छोटी सी झलकी देखेंगे स्टोरी का और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बायबैक के प्रोविजन फिर और स्ट्रिक्ट कैसे हुए। सो बायबैक के प्रोविजन उसके बाद में स्ट्रिक्ट हुए। कैन समबडी क्लोज द डोर प्लीज? धीरूभाई अंबानी, अरे master move how Dhirubhai Ambani turned the tables on
ये देखो कोलकाता बेस्ड कार्टेल, ये देखो ये स्टोरी है, अगर हो सके तो स्टोरी पढ़ना, हो सके तो स्टोरी पढ़ना, अभी मैं आपको बता रहा हूं उसे। मास्टर मूव, हाउ धीरूभाई अंबानी टर्न द टेबल्स ऑन कोलकाता बियर कार्टेल। अब इसको कहां से करूं? जितने तुम फ्रस्ट्रेटेड हो ना उतना मैं ही हूं, पर समझ में नहीं आ रहा करूं क्या भी। ओके, प्लीज सी दिस। अब वो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बट इसको एक्सपांड किया कैसे है, ये यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मास्टर मूव, हाउ धीरूभाई अंबानी टर्न द टेबल्स ऑन द कोलकाता बियर कार्टेल। India's biggest private sector company, Reliance Industries Limited, went public through its initial public offering in October 1977, when it issued 2.8 million equity shares each. Thereafter, company frequently raised money through convertible debenture. As Hamish MacDonald writes in his books Ambani and Sons, thereafter Reliance expanded its equity base through frequent right and bonus issue to shareholders. But it was through the use of convertible debenture that Dhirubhai Ambani made his big splash in the capital market. यहाँ पर ये वाली स्टोरी देखिए बेटा जी। The cartel of the beer operators, supposedly from Kolkata, started short selling the shares of इसको नीचे कैसे लेके आऊं यार, जा क्यों नहीं रहा है नीचे? आई एम रीडिंग इट फॉर यू। A cartel of beer operators, supposedly from Kolkata, started short selling shares of a transaction where investors, ये इधर का नहीं दिख रहा है ना तुमको, ये देखो ये रही स्टोरी। A cartel of beer operators, supposedly from Kolkata, started selling shares of Reliance. Short selling is a transaction where investors sell shares they do not own, in the hope that the prices of the shares will fall and they can pick it up at a lower price. जो मैंने आपको बात करी, अब मैं क्या बोल रहा हूं? The selling pressure was intense on March 18 and creating an half-hour panic just before the close. The beer sold 3,50,000 Reliance share, causing the price to fall quickly from 131 to 121. बेटा बात उन दिनों की है जब 10 रुपए मायने रखता था, आज तुमको नहीं रखता है, उन दिनों में 10 रुपए मायने रखता था। Going ahead. अब मुझे कहां से पढ़ना है आपके लिए? हाँ यहां पर देखिए। But then यहां से पढ़ रहा हूं। But then something strange happened. A buying wave began. The more beer sold, the number got to 1.1 million shares. The more NRI investor based in West Asian countries picked up. Eventually, more than 8 lakh shares sold by beers, writes McDonald. This left everybody bewildered on who was buying Reliance shares. These investors evidently spent around 10 crore buying Reliance shares. बात उन दिनों के 10 करोड़ रुपए उन्होंने क्या बाय किया? Reliance के shares. During those days, the current T+3 working day settlement. So in this particular case, the beer who had short sold Reliance shares had to either deliver those shares on settlement day or pay something known as an udha badla transaction. In case they did not have the shares required for delivery to carry over the transaction to next settlement date. Undha badla was a per share charge that beers had to pay the bulls in case they did not have shares
required for delivery on settlement day. Now, my dear friend, on April 30, the NRI investor who had been buying the shares of Reliance being short sold by the bears demanded delivery of the shares. In case bear did not have the shares, the investor divided undha badla of 25 per share. As McDonald writes, the bear cartel buckled, throwing the exchange into crisis that shut it down until following Wednesday. भारतीय इतिहास में स्टॉक मार्केट बंद रहने के पीछे रीजन रहा है ये. In the following days, the price of the Reliance shares rose to peak of 201 as the bear brokers located shares to fulfill their sales. अब वो bear जिन्होंने बेचा है वो खरीदने के लिए जैसे ही जा रहे थे आगे, प्राइस किधर तक चली गई? 201. जस्ट इमेजिन 121 to 201 इन दोज डेज. जब सारे प्राइसेस गिर रही है तब इनकी बढ़ी. बट ठीक है, आज इधर तक की बातें हुई. जब तुम ये पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि फिर धीरूभाई अंबानी पर केस चले काफी सारे, और उस केस में ये कहा गया कि आप खुद के शेयर्स कैसे बाय कर सकते हो, राइट? तो बात मैंने आपको ये बताई कि बायबैक ये छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी अच्छी चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हो. इसका इतिहास काफी अच्छा था. जब मैंने इस पर रिसर्च की तो इट हैड अ वेरी गुड हिस्ट्री फॉर इट. समझ में आई? आपको ऐसा सोचना चाहिए बेटा कि किसी का अगर भरोसा है आप पर तो किसी भी कीमत पर उस भरोसे पर खरे उतरो. धीरूभाई अंबानी पर तो भरोसा जिन्होंने रखा है वो तो कोई भी टॉम डिक हैरी था. उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, मगर धीरूभाई अंबानी ने कभी उसके पैसे जाने नहीं दिए. उन्होंने कुछ भी किया, मतलब हम बाकी चीज को साइड में भी रख दे, उन्होंने गलत किया वॉटेवर, बट यार ये बात तो मानना पड़ेगा उनकी कि उन्होंने अपने आप पर एक जिम्मेदारी सौंप कर रखी हुई थी कि नहीं, किसी भी हालत में मैं प्राइस नीचे नहीं जाने दूंगा. इफ द प्राइस इज बीइंग मूव्ड बाय द मार्केट दैट्स ओके. जो उन्होंने किया वो गलत होगा टेक्निकली, बट यस ये बात सही है कि उन्होंने भरोसे पर खरे उतरने के लिए काम किया. आई होप यू ऑल्सो डू द सेम थिंग फॉर योर पेरेंट्स. दे हैव इन्वेस्टेड सम मनी ऑन यू. नाउ इट्स योर टाइम to be very faithful towards them and study well. So that was the message which I wanted to give you. Anyways, now shall I begin ahead? So my dear friend, buyback. Buyback has to be as per Companies Act. Need not write anything. I'll tell you when to write. As per Companies Act. Buyback has to be as per what? Companies Act. Agreed? Generally, companies go for buyback. Generally, companies go for buyback. When the promoters want to increase their shares, stake. For example, there is an infrastructure company. You understand what are infrastructure companies? Infrastructure companies की खास बात ऐसी होती है कि शुरुआत के कुछ समय उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसा लगता है, और जैसे वो चीज का निर्माण हो जाता है उसके बाद में उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है. जस्ट इमेजिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. शुरुआत के समय में जब तक वो एक्सप्रेसवे बन रही थी उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा लग रहा था. अब मेंटेनेंस है और उसके बाद में आज दिमाग, मतलब क्या कहते हैं, गाड़ियां काफी चलती है उसके ऊपर, आज सिर्फ उनको क्या मिलता है? इनकम मिलती है. तो मतलब कुछ बिजनेस का नेचर ही ऐसा होता है. शुरुआत के समय में ओनली एक्सपेंस, आफ्टर दैट ओनली इनकम. पावर प्लांट, शुरुआत के समय में ओनली एक्सपेंस, आफ्टर दैट इनकम. ये जो तुम देखते हो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, एक बार बनाने का खर्चा है, एक बार बन गया, उसके बाद में सिर्फ इनकम. कुछ खास बातें होती है. सो क्या होता है कि बेटा जब प्रमोटर को शुरुआत में पैसे होती है, जरूरत होती है पैसों की, तो वो क्या करते हैं कि शेयर इश्यू करते हैं मार्केट में. मगर जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो सभी लोगों को कहते हैं कि बाजार भाव से मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, आपके शेयर खरीदने को तैयार हूं, आप बेचना चाहते हो क्या? तो बेटा जी बायबैक जनरली प्रमोटर्स लोग यूज करते हैं. प्रमोटर्स लोग यूज करते. क्यों? ताकि अगर मान लो 1000 शेयर है जिसमें प्रमोटर के 600 है और बाहर वालों के 400 है, एग्रीड? तो बायबैक का ऑफर देंगे लोगों को बाहर के और कहेंगे कि कंपनी इज रेडी टू बाय बैक योर शेयर. मान लेते हैं उसमें से 100 लोग आ गए, तो 400 में से 100 लोग आ गए, बचे कितने? 300, और ये कितने हो गए? 900. पहले प्रमोटर का स्टेक था 60% और बाहर वालों का कितना था? 40%. आई एम आस्किंग यू, कैन अ स्पेशल रेजोल्यूशन बी पास्ड विद 60%? Can a special resolution be passed with 60%? How much is required?
75%। अब कितना हो गया उनका 600, 900 में से कितना हो गया 600। अभी 600 डिवाइड बाय 900 कितना हो गया, डू दे हैव 2/3, 2/3 आ गया क्या, मतलब कितना 66.67%। तुम्हारे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितना लगता है 75%, यस और नो, नाउ दे आर क्लोजर टू 75%। दे माइट बाय बैक फ्यू मोर शेयर्स, वो और शेयर कुछ बाय बैक कर सकते हैं जिससे उनका स्टेक बढ़ता है, समझ में आया। तो जब पैसों की जरूरत थी तब शेयर इशू कर दिए, अब पैसों की जरूरत खत्म हो गई, अब जरूरत नहीं है, अब आप उस कंपनी को ओन करना चाहते हो, रूल करना चाहते हो, तो प्रमोटर जनरली क्या बोलते हैं कि एक ऑफर दो लोगों को कि जिसमें हम उनके शेयर्स बायबैक करेंगे एट अ हायर प्राइस। मतलब मार्केट में कीमत चल रही है मान लो 300 रुपए, तो कहेंगे कि वी आर रेडी टू बाय एट 340, प्रीमियम पर बायबैक किया जाता है। कुछ लोग बेच देते हैं, और अगर बेच दिया तो प्रमोटर का स्टेक बढ़ जाता है कि नहीं, यस। व्हाट इज द अदर रीजन व्हाई पीपल गो फॉर बायबैक? कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी हैज गॉट मनी, रिसोर्सेस, बट द कंपनी डजंट नो व्हाट टू डू विद दोज रिसोर्सेस। ऐसा होता है कई सारी कंपनियों के साथ। एक ऐसा समय आया था, एक ऐसा फेज आया था मनमोहन सिंह साहब के वक्त, अभी जब पिछली सरकार थी तब ऐसा एक फेज आया था, भारत की कोई भी कंपनी किसी भी नई चीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। कारण सिंपल था, इन्वेस्ट करे और यहां पर पॉलिसी रातों रात बदल जाती है। टैक्सेशन भी कैसा, रिट्रोस्पेक्टिव, कितनी थूथू हुई ऑल ओवर वर्ल्ड अपने पर। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब अमेंडमेंट हुआ टैक्स स्ट्रक्चर में, रिट्रोस्पेक्टिव, अगर आपने पढ़ा होगा सुना होगा तो। तब मनमोहन सिंह साहब बहुत जाने माने व्यक्ति है, काफी रिस्पेक्टेड आदमी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंडियन सारी कंपनीज को कि आप जो आइडियल कैश पर बैठे हो प्लीज उसको इन्वेस्ट करो कहीं पर, प्लीज क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एक्चुअली ग्रोथ थम गई थी बिकॉज ऑफ द पॉलिसी पैरालिसिस, इट्स अ फैक्ट। तो जब कंपनी को पता ही नहीं किया एक्स्ट्रा पैसा, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज 40,000 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाती है, आई रिपीट 40,000 करोड़, और अगर डेप्रिसिएशन एड बैक कर दे तो दे आर अर्निंग अराउंड 55,000 करोड़ ऑफ कैश एवरी ईयर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अप एनी न्यू बिजनेस, एंड दे सेड कि हमको ये पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। मतलब ऐसी कंपनी 55,000 करोड़ के कैश पर बैठी हुई है बट डूइंग नथिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिसी पैरालिसिस। तो ऐसा हो सकता है, कई सारी कंपनी ऐसी होती है कि सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है मगर मार्केट सिनारियो को देखकर ऐसा लगता नहीं कि कुछ करना चाहिए, तो जब तुम आइडियल कैश पर बैठे हो तब तुमको लगता है कि जब हम कुछ कर नहीं पा रहे तो जिन लोगों को पैसा वापस चाहिए रिटर्न कर देते हैं, बाय बैक, ऐसा किया जाता है ताकि प्रमोटर का भी स्टेक बढ़ जाए। और जब तुम रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी तो डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा। इससे बेहतर क्या है, कुछ लोगों को पैसा देकर रवाना कर दिया जाए जब सरप्लस पैसा। आप भी तो ऐसे ही करते हो, जब आपने लोन लिया है, पैसे की जरूरत नहीं है लोन की, तो थोड़ी ना उस लोन को आपके पास रखे रखोगे, आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे ना। तो बायबैक का सेकंड लॉजिक मैंने बताया, व्हाई डू यू डू इट व्हेन यू डोंट हैव एनी साउंड रीजन, व्हेन यू हैव गॉट सरप्लस ऑफ द रिसोर्सेस, इट्स मोर लॉजिकल टू पे इट बैक। लेट मी गिव द थर्ड रीजन। समटाइम्स, अब मतलब इंडियन लोग तो है ना कमाल लोग है, मतलब पूछो मत, धमाल लोग है। समटाइम्स दी बायबैक का ऑफर इसीलिए दिया जाता है ताकि शेयर प्राइसेस को बूस्टअप किया जाए, क्योंकि सेंटिमेंट क्रिएट होता है। बायबैक हो रहा है भाई, मार्केट प्राइस बढ़ाओ, मार्केट में प्राइस चल रही कितनी 300, बायबैक हो रहा है 350 में, तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ाने के लिए, ऐसा एक सेंटिमेंट पास करने के लिए, इट हैज गॉट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट ऑन पीपल, दैट इज द रीजन बायबैक स्कीम इज ऑफर्ड। तुम्हें पता है पास्ट में एक एनालिसिस मेरी बताती है, सेबी से मैंने एक एनालिसिस निकाली आपके लिए, जरा देखिए एनालिसिस। इस एनालिसिस के हिसाब से ये देखिए यहां पर ईयर वाइज डेटा ऑन बायबैक ऑफर्स मेड थ्रू ओपन मार्केट परचेस मेथड, ये मैंने सेबी के इसमें से डाउनलोड किया है। वर्ष 7-8 में 5 कंपनियों ने बायबैक किया था, मगर तुमको पता है क्या, बायबैक इतने ऑफर किए थे, बायबैक इतना ऑफर किया था, एग्रीड,
मगर एक्चुअल बायबैक किया 35 लाख ओनली। अगर नंबर्स देखेंगे तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 56 करोड़ वर ऑफर्ड, मगर भाई कितने 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 3 करोड़, मतलब 56 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ शेयर बाय किए गए। और अगर परसेंटेज वाइज टर्म देखेंगे तो 6.25% ही बायबैक हुआ। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं समझ रहे, अभी मैं समझाता हूं वापिस। मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी ने कहा हम इतने बायबैक करना चाहते हैं, बायबैक कितने किए? इतने ही, मतलब 6.25% गैप इतना। तो तुम्हें पता है कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही थी? जब शेयर मार्केट के प्राइस को बढ़ाना है तो बायबैक का ऑफर दे दो। मगर बायबैक का ऑफर कैसे दो? ये देखो, 100 रुपए मार्केट में चल रहा है, बायबैक का ऑफर दे दो 110 में, अपने आप ही प्राइसेस 112-13 तक पहुंच जाती है मार्केट में। अब कौन बायबैक के लिए जाएगा 110 में? नहीं समझ रहे? स्टॉक मार्केट में रिलायंस का भाव चल रहा है अभी आज की तारीख में 900 रुपए, बायबैक का ऑफर दो 920 रुपए में, 925 रुपए में। ऑफर देने के लिए देना है, एग्रीड? 925 में दे दो, अपने आप ही मार्केट प्राइस ऊपर आ गई, मार्केट प्राइस ऊपर आ गई भाई। अब लोग कंपनी को क्यों बेचेंगे मार्केट में जब अच्छे दाम पर बिक रहा है तो? हाँ या ना? मार्केट में बिक रहा है भाई 950 में, कंपनी बोल रही मैं 925 में बाय कर रही हूं, कौन जाएगा? इसलिए बायबैक नहीं हो रहा। ऐसा गैप था, तो सेबी हैड टू टेक अ स्टेप ऑन दैट, और धीरे धीरे वो गैप कम होते गया। अगर आप देख रहे हो तो 10-11 में अभी 60.58% तक बाय किया। सो बायबैक के प्रोविजन में काफी सारे चेंजेस आए। बायबैक का प्रोविजन इज विथ रिगार्ड्स टू इक्विटी शेयर्स। तो अब मैं जो आपको लिख कर दे रहा हूं वो आपको लिखना है, ठीक है? मैंने अभी थोड़ी देर तक तो बायबैक की सिर्फ स्टोरी बता रहा था, हिस्ट्री बता रहा था, और अच्छे से बताई जा सकती थी अगर ये माइक मेरे को सहयोग करता आज और लैपटॉप कर देता थोड़ा सा। तो सुनते हैं, सुन रही ना छोरी तू? बायबैक refers to redemption of, ये गलत वर्ड है मगर तुमको समझने के लिए मैंने रिडम्पशन बोला है, ये शब्द गलत है। रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स। क्या समझे बेटा जी? बायबैक रेफर्स टू व्हाट? रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर की जो कंडीशन थी, इन इंडिया यू कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कैन यू? नो। तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी कम सीरियस थी, कम स्ट्रिक्ट थी। मगर इक्विटी शेयर की कंडीशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। बायबैक प्रोविजंस, बायबैक प्रोविजंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है इसके प्रोविजंस। सो कंपनीज एक्ट क्या बोलती है? एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, following three conditions should be satisfied. As per Companies Act, following three conditions should be satisfied. 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है, कंपलसरी, ऑल इंक्लूसिव, ऑल कंपलसरी। कौन सी कंडीशन? कंडीशन 1, मैक्सिमम बायबैक कैन बी ओनली, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच? सीएस के बच्चे 25%, ठीक है, ऑफ पेड अप कैपिटल। चुप झूठी, पेड अप कैपिटल। इन द ब्रैकेट लिखो नंबर्स टेस्ट, इन द ब्रैकेट लिखो नंबर्स टेस्ट। 3 कंडीशन सिखाऊंगा, इस टेस्ट को मैं हमेशा क्या बोलूंगा? नंबर्स टेस्ट या शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या बोलूंगा बेटा जी? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सेकंड, बायबैक should not reduce, buyback should not reduce
the paid up capital and free reserve, paid up capital and free reserves below 25%, बायबैक के वजह से आपका पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व शुड नॉट गेट रिड्यूस्ड, बिलो नहीं, शुड नॉट रिड्यूस्ड, बायबैक शुड नॉट रिड्यूस दी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, यस बिलो 25%, बराबर है। बिलो 25% मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं, वही गलत नहीं समझना। मान लो पहला का पेड अप कैपिटल 100 है, तो जो रिडक्शन हो सकता है वो 25 का है, सिर्फ 75 तक जा सकते हो। ऐसा गलत मत समझ लेना कि बिलो 25% में 25 तक जा सकते हो, नहीं। यू कैन रिड्यूस योर पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स बाय 25% ओनली। तुम्हारे तक पहुंची क्या वो इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं? मान लो 1000 रुपए का पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है, तो कितने से रिड्यूस कर सकते हो उसको? 1000 से 25 रुपीज, मतलब 25%, 250, इट्स नॉट 750, 750 होना चाहिए। मतलब आफ्टर बायबैक द पेड अप कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द अर्लियर, 75% ऑफ द अर्लियर। ये समझ में आया ना? पक्का? अब बता मुझे छोरी, पहले 10,000 था, अब कितना कर सकते इस कंडीशन के हिसाब से? पहले 10,000 था, मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 2,500। सभी तक पहुंच गई ना बात? ओके रसगुल्ले छोरे। तीसरा, इधर मैं नाराज हूं, इधर थोड़ा सा एक सैड फेस बनाता हूं। क्यों? स्टोरी पता चलेगी। कमी नहीं है, कंपनीज एक्ट फ्री रिजर्व का डेफिनेशन चेंज कर दिया इस कानून के लिए। मतलब हर जगह फ्री रिजर्व का डेफिनेशन अलग, इस जगह पे फ्री रिजर्व का डेफिनेशन अलग। तुम सुनो मेरी बात सुनो। इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तुम, सैलरी पढ़ रहे हो, कमी नहीं लोग, पता है तुमको प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी का डेफिनेशन अलग, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का डेफिनेशन अलग। कैसे गुस्सा आता है, हाँ या नहीं? वैसा ही सैड फेस इधर बनाया। कंपनीज एक्ट ने, कमीनी ने फ्री रिजर्व का डेफिनेशन चेंज किया है सिर्फ इसी पार्ट के लिए। समझ में आ रहा? यहां पर है ना, मुझे लॉ को मैं हेट करता हूं। तो हमारे जैसे लोग कहां जाए बेचारे जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं। हम फ्री रिजर्व मतलब एक जगह कहीं पढ़ कर बैठते हैं, हाँ ये फ्री रिजर्व है, पता चल रही प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही वैसे। फिर देखा अच्छा फ्री रिजर्व का डेफिनेशन इस सेक्शन के लिए अलग है। गुड, ग्रेट। थर्ड वन, पोस्ट बायबैक। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो should not fall below, किसी को आइडिया? should not fall below how much? very good, 2:1। मतलब डेट होना चाहिए 2 और इक्विटी होनी चाहिए 1 कम से कम। ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। ये झंपे समझा क्या क्या है तुमको? कुछ नहीं समझाना अभी तक, सिर्फ लिखे जा रहे हो, ठीक है गुड। पर तुमको पता चल जाना चाहिए कि ये 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरी कंडीशन का नाम है रिसोर्सेस टेस्ट, लिख लो उसको। दूसरी वाली कंडीशन का नाम क्या है? रिसोर्सेस टेस्ट। और तीसरी कंडीशन को हम बोलेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो सर आगे बढ़िए, अभी आप कुछ नहीं समझाना। 3 कंडीशन तो बताइए। चौथी कंडीशन ये प्लस वॉट एवर वॉज टॉट इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब बायबैक इज इक्वल टू व्हाट? 3 कंडीशन प्लस वॉट एवर इज टॉट टू यू इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डोंट वरी, मैं वापस बताऊंगा क्या क्या बताया मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बायबैक में बताओ क्या क्या चीजें देखोगे? 4 चीजें। एक, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरा क्या? रिसोर्सेस टेस्ट। तीसरा क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है? वॉट एवर वॉज टॉट टू यू इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऑलराइट,
सो जो मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ाया था वो वापस थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। मैंने आपको कहा था कि बेटा जी अगर आपको इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर बाय करना है, सो बेटा हम उसकी लिखते हैं पहले फेस वैल्यू 2000, रिडम्पशन वैल्यू 2300, 2300, इसके दो हिस्से, एक दो, दूसरे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसको प्रीमियम ऑन बायबैक बोल दूं क्या? और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को लिखेंगे 2000, प्रीमियम ऑन बायबैक को कितना लिखेंगे? 300। इसके डिस्काउंट और डिस्काउंट दो हिस्से, पहला वाला कौन सा होगा? फ्रेश इश्यू। वेरी गुड, फ्री रिजर्व। एग्रीड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले कहां से फंडिंग होती है? एसपी, और दूसरा फ्री रिजर्व। एग्रीड? यस। सो एसपी मान लेते 200, फ्री रिजर्व मान लो 100, इधर फ्रेश इश्यू मान लो 1500, बाकी का फ्री रिजर्व 500, और जैसे 500 को बूम लाइला सीआरआर। हैप्पी है? मतलब ये जो कुछ भी पढ़ाया था आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर बायबैक ऑल्सो। In buyback, apart from this condition, there are 3 more conditions. Is that okay? ये तो है ही है, प्लस 3 more चीजें और रहेगी। तो बेटा एक बार ये लिख कर ले लो, मतलब ये क्लियर है आपको। मैं इसको वापस पढ़ा नहीं रहा हूं, अब मैं 3 कंडीशन सिखाना शुरू करूंगा आपको। हाँ अब सुनिए, सब लोग रेडी हो? सुनिए बेटा, ये कंडीशन तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये तो आ जाएगी अभी आपको। अब वो 3 कंडीशन सुनते, कैसी प्यारी है देखिए बेटा। मान लो कोई एक बैलेंस शीट है, मैं पहले 2 कंडीशन समझा रहा हूं। बैलेंस शीट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज एन इक्विटी शेयर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर आर 10,000 shares at the rate of rupees 100. At the rate of rupees 100, let's take an example, it will turn out to how much? All right, how much? 10 lakhs. बेटा अब इनको रिडम्पशन करने के 2 तरीके, इनको रिडम्पशन करने के मैडम कितने तरीके? 2। पहला तरीका सुनिए मैडम जी, is you change the name of the people, but then there is no logic in doing that. Change the name मतलब इसको बायबैक कराना है, इसको क्या करूंगा? इसको पैसा दे दूंगा और किसी और से पैसा ले लूंगा by issue of new share, but there is no logic in doing that, because you know the objective of buyback to increase the promoter stake, or the second logic is to boost up the market price when you don't need that money. That are the objectives of buyback, which is said in the reason for buyback. ये सेक्शन बनने के पहले कुछ कारण तो आए होंगे ना, बायबैक क्यों चाहिए आपको? Because equity is a permanent capital, but still if you are going for buyback, why do you want to go it? So if you want to increase the promoter stake, or if you want to don't have any use of the resources, or if you want to boost up the market price, these are some of the reasons. अब जाहिर सी बात है कि अगर शेयर था ए के पास, ए को बोलेंगे कि तेरा शेयर बायबैक करेंगे और किसी और को इशू करेंगे, फायदा क्या उसमें? तो जनरली वो लॉ में है जरूर, बट जनरली यूज नहीं होता कि बायबैक ऑफ शेयर्स बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय इश्यू ऑफ
न्यू शेयर्स, जनरली नॉट डन. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अगर उनको एग्जिट होना ही है उस व्यक्ति को, तो उसके पास और एक ऑप्शन है ना. शेयर इज अ ट्रांसफरेबल असेट. शेयर इज अ ट्रांसफरेबल असेट. वो अपने शेयर किसी और को बाय कर देगा, सेल कर देगा, तो उससे भी उसका ओनरशिप जा सकता है. सो व्हाई विल कंपनी गेट इनटू द हैसल्स? सो जनरली कंपनी डजंट गेट इनटू दैट हैसल्स कि इसको पैसा देना है और इससे पैसा लेना है, इससे अच्छा ये इसको बेच दे, बात खत्म. समझ में आया ना? वो ज्यादा लॉजिकल मीनिंगफुल होता है. ठीक है, खैर कोई बात नहीं. आपको पहला वाला रूल तो समझा कि जो यहां पर हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रेश इशू, ये एग्जिस्टिंग है लॉ में, इसलिए मैंने लिखा है, बट कंपनी के लिए ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है. ओके, सो व्हाट इज मोर मीनिंगफुल टू द कंपनी? कंपनी के लिए मीनिंगफुल है कि अपने पास इधर पड़े हुए रिजर्व से इन लोगों का रिडम्पशन किया जाए. एग्रीड? अपने पास पड़े हुए रिजर्व्स का, मान लो इधर रिजर्व पड़े हुए 6 लाख, तो कहीं ना कहीं वो कैश वगैरह में भी रिप्रेजेंटेड होगा. सो 6 लाख रुपए से, रिजर्व से, कैश से आप क्या करते हो? रिडम्पशन करने की कोशिश करते हो या बायबैक करने की कोशिश करते हो. तो मैं जो भी आपको चीज समझा रहा हूं अभी, इसी लॉजिक से समझा रहा हूं. तो कंडीशन नंबर 1 समझा रहा हूं. ये देखिए कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो आपके 10,000 शेयर है नंबर्स, तो 10,000 का मैक्सिमम बायबैक हो सकता है 2,500, 25% का लिमिट. इसीलिए मैं इसको बोलता हूं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब ये है जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसके 25% ही बायबैक हो किए जा सकते हैं, नॉट ऑल. हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट? लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये है कि अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस है 6 लाख, अभी कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस है इसकी चिंता ना करो. अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बेटा मैं नहीं समझा क्या है अभी आपके पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस. वो कह रहे कि दोनों का मिलाकर कितना हुआ? 16 लाख. जो कंपनी में से पैसा बाहर जाएगा ना, समझ रहे हो? कंपनी में से जो पैसा बाहर जाएगा वो इसके 25% के ऊपर बाहर नहीं जाना चाहिए. कंपनी वीक नहीं हो जानी चाहिए. तुम तुम्हारे पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% पैसा बाहर दे सकते हो, उसके ऊपर नहीं. तो कितना पैसा दे सकते हो? प्लीज अंडरस्टैंड, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात. कितना पैसा दे सकते हो? रिसोर्सेस टेस्ट. कैन आई हैव द अमाउंट 16 lakh into 25%? हाउ मच? सो यू हैव गॉट 4 lakh. अब बेटा 4 lakh रुपीज आप बाहर दे सकते हो. आपको समझ में आया? बेटा जी यहां पर आपको इसको डिवाइड करना पड़ता है विथ रिडम्पशन वैल्यू, बायबैक प्राइस. किससे डिवाइड करना बेटा? बायबैक प्राइस. नाउ मान लेते हैं कि बायबैक प्राइस है आपकी 40 रुपए, तो कितने शेयर्स बाय कर सकते हो? 4 लाख डिवाइड बाय 40, यू से 10,000. मगर मान लो बेटा जी आपकी बायबैक प्राइस है 4 लाख डिवाइड बाय, आपकी बायबैक प्राइस है अराउंड 250 रुपीज. नाउ 4 लाख डिवाइड बाय 250, 1600. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मतलब कंपनी से बाहर पैसा कितना जा सकता है तो आपने वो निकाला. अब निकाला तो तुम उसको बायबैक कितने में कर रहे हो? देयर इज अ बायबैक प्राइस. यस और नो? रिडम्पशन वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू बायबैक प्राइस. अपन ने जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था ना, उसमें आरवी हुआ करता था. दैट आरवी इज इक्वल टू योर व्हाट? बायबैक प्राइस. तो हम क्या करेंगे? जितना पैसा कंपनी से बाहर जा सकता है उसको डिवाइड किया किससे? बायबैक प्राइस से. तो हमको क्या मिल गया? कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं. अगर तुम कंडीशन को सही से कंपेयर कर पा रहे हो तो कंडीशन नंबर 1 से आ रहा है 2,500, कंडीशन नंबर 2 से आ रहा है 10,000. whichever is lower. what is lower? 2,500 is what you can do for buyback. और अगर मैं केस नंबर 2 देखूं तो 2,500 और दूसरा कितना है? 1,600. whichever is lower. what is lower? 1,600. so you can go for buyback of how many shares? 1,600. are you understanding my point? पहली 2 कंडीशन हम वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि तीसरी कंडीशन क्रिटिकल है और मैंने अभी तक लॉ में घुसा ही नहीं, मैं डेफिनेशन में घुसा ही नहीं. मैं अभी तक मैं सिर्फ कंडीशन ऊपर के सतह पर समझा रहा हूं. एग्रीड? कैन आई नॉट अंडरस्टैंड द कंडीशन नंबर 1? व्हाट डू वी कॉल इट एज? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. ओके, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट कैसे निकालते हैं? मान लो 1 लाख शेयर्स है, कितना बायबैक कर सकते हो? 25%. कितना? 25,000. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? द सेकंड कंडीशन इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व.
आई रिपीट, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका 25% ही कंपनी से बाहर जा सकता है, सो इनटू 25%। मगर हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स विच कैन बाय बैक, विच वी कैन बाय बैक, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय व्हाट, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय बाय बैक प्राइस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो सेकंड कंडीशन में पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ओके, into 25% डिवाइड बाय बैक प्राइस, ओके। बेटा जी इधर मैंने कुछ एक सैड फेस बनाया था, याद है आपको? सैड फेस के बारे में बताने का समय आ गया है। फ्री रिजर्व का डेफिनेशन आपने क्या सिखाया अभी तक? फ्री रिजर्व का डेफिनेशन आपने सिखाया, इट इज इक्विवेलेंट टू, यस, द प्रॉफिट्स फ्रॉम विच डिविडेंड कैन बी पेड। सो मतलब उसका मैंने कुछ ये दिए थे आपको, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, P&L अकाउंट। कभी मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला? बोला होगा, सुना होगा किसी ने? मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला? मैंने नहीं बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर कमी ने आदमी ने बोला फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस पर्पज, ऐसी वर्डिंग है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फ्री रिजर्व विल इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। Please try and understand, we are not using securities premium at this moment. What they are saying कि ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए 25% वाली सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इंक्लूड करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं? नहीं नहीं समझो अभी तक। मैं क्या बोल रहा हूं तुम समझ रहे क्या? कि जो लिमिट कैलकुलेट करनी है ना कि कितना पैसा बाहर जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर दिया। मैंने बोला, कल मैं इधर गया था, कहां पे, मॉल में गया था, समझ में आ रही बात तुझे? मॉल में गया था, मॉल में मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, खरीदी करनी थी, बाइकों को एक सरप्राइज देना था। सो बाइको प्राणी को सरप्राइज देना था, तो मैं गया, बट फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साइज कौन से लूं। तो फिर मैं आदमी को पहचान लेता हूं उधर के, अच्छा हाँ ठीक है, ये जो लड़की है ना, तो मैंने बताया उस सेल्समैन को, ये जो लड़की है ना इसको फिट बैठेगा, उसके हिसाब से कपड़े दो। अरे तुम समझो मैं उस लड़की के लिए नहीं ले रहा हूं, मरवाओगे क्या? उस लड़की के लिए नहीं ले रहा हूं, समझ में आ रही बात? मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहा हूं। बात पहुंची आप तक? मैं यहां पर भी यही बोल रहा हूं, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% कितना पैसा बाहर जा सकता है, मैं रेफरेंस ले रहा हूं। रेफरेंस लेकर अमाउंट कैलकुलेट करूंगा और उस अमाउंट को डिवाइड बाय करूंगा किसके साथ? बायबैक प्राइस के साथ। आपको समझ में आ रहा? मैं रेफरेंस ले रहा हूं सिर्फ, मैं यूज नहीं कर रहा हूं। यूज कर सकते हैं बट मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 पर्पस में बायबैक भी लिखा हुआ है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ रेफरेंस ले रहा हूं। बात पहुंची सभी तक? सो जल्दी से मुझे बताओ क्या वर्डिंग हुई? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 25% डिवाइड बाय व्हाट? बायबैक प्राइस। क्या मैं आप सभी लोगों से एक चीज की सहमति बना सकता हूं? फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इंक्लूड्स व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम। एग्रीड? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन का मीनिंग समझ में आता है? मतलब ऐसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, बट यहां के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। लवली पीपल। अब तुमको चलता हूं मैं तीसरी कंडीशन के पास, ये ज्यादा क्रिटिकल है, बट यार तुमको गर्व होगा अपने आप पर कि हम CS कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन के बाद, और तीसरी कंडीशन मेजॉरिटी लोगों को नहीं समझ में आती। इस क्लास में सभी को समझ में आएगी, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज, तो तुमको समझना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आई तुझे बात? गुड। सो तीसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो should not be less than 2:1। हो क्या मीनिंग? क्या समझा इसको? लॉ में तो पढ़ा होगा आपने, मीनिंग क्या है इसका? हाँ बताओ, कोई हाथ खड़ा कर दो फिर बताओ। हाँ बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ बेटा बोल। ओके वेरी गुड, बहुत इजीली बता दिया इन्होंने कि सर अगर हमारी इक्विटी 100 है सो डेट 200 तक हो सकता है। मतलब किसी भी हालत में अगर 200 के ऊपर डेट हुआ तो हम इक्विटी को बायबैक नहीं कर सकते। बात सही है? तुम्हारा कुछ और आंसर? और हम जाहिर सी बात है यही तुमने सुना होगा लॉ में, मगर जितना इजीली तुम सोच रहे हो ना उतना इजी है नहीं है।
सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूं, सभी लोग हो ना। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज ए डेट। अपने को तो डेफिनेशन में घुसना पड़ेगा ना, डेट क्या होता है। कुछ भी बकवास करने के पहले मेरा गला दबा के मार दो मेरे को। आता है तो बोलो ना, फेंका फेंकी क्यों करते हो। मैं सारी लाइबिलिटी ले लूं, क्रेडिटर्स ले लेता हूं, सारी लाइबिलिटी दे दो, सारी लाइबिलिटी ले लो बेटा। डेट मतलब लोन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्या डेट मतलब क्या, लोन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। हो लोन, डेट मतलब लोन। सर लोन क्या होता है, अरे झंपिया, जो जिसके ऊपर इंटरेस्ट चलता है ना वो लोन होता है जनरली। खैर कोई बात नहीं, डेट समझ गए। डेट मतलब क्या, लोन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। छोड़िए अब सीधे बैठा, अब बच्चे सीधे बैठ जाएंगे, क्योंकि तुम बाद में मेरी जान खाओगे और मेरे पास घूर घूर कर देखोगे। विल गिव मी द मीनिंग ऑफ इक्विटी। उसमें कुछ नहीं है, सब मेरे दिमाग में, चिंता मत कर, मैंने लिखी है वो, सुन ले अभी मेरी बात। ये मत बांट रहे भाई, थोड़ी देर बाद बांट। वो भी नहीं सुनेगा, ठीक है। इक्विटी का मतलब समझा दो, इक्विटी का मतलब क्या है। इक्विटी का मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल सही, बोल जोर से। नहीं जा रहा मैं आगे, इक्विटी का मतलब बताओ, नहीं तो मैं नहीं जा रहा आगे। व्हाट इज इक्विटी। अरे हाथ ऊपर करना, व्हाट इज इक्विटी। Very good. Companies Act 2013 defines equity shares as those shares which are not preference shares. I must tell you this answer is completely wrong. I haven't asked you equity share. I have asked you the question, what is equity? Share बोला मैंने आगे, कब मैंने बोला debt equity ratio should be equal to 2:1. So again my question is, what is equity? हाँ अभी आया, बराबर बोलो। नहीं ये वापिस तुमने झोल कर दिया। द वर्डिंग इज ओनर्स फंड इज इक्विटी। नाउ यू नो व्हाट आर ओनर्स फंड। ओनर्स फंड आर इक्विटी, दैट इज शेयर्स, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट बिलोंग्स टू द ओनर। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑल्सो बिलोंग्स टू होम, ओनर। सो इक्विटी का मतलब समझ में। उन्होंने कहा इक्विटी का मतलब है सरकार पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मेरा वापस से चेहरा, तुमको पता है क्यों, क्या लोचा क्या हुआ। फ्री रिजर्व मतलब क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना। गुड, समझ में आ गई बात है ना। The debt equity ratio post buyback मतलब after buyback. So this is paid up capital after buyback. This free reserve is also after buyback. Is after buyback. Agreed? लोन अगर 200 है तो ये कम से कम कितना चाहिए, 100। ये डेट इक्विटी रेशियो का मीनिंग है, ठीक है। So now let me explain you what happens. There is a balance sheet. There is equity share capital, 10 lakhs. There is reserves and surplus. I write down GR 1 lakh. I write down SP 2 lakh. I write down P&L account 3 lakh. I write down debentures. Okay, I'll write down debentures as 20 lakhs. ठीक है, किसको समझने में अड़चन है, ठीक है बेटा। ये बैलेंस शीट है प्री बायबैक,
प्री बायबैक का मतलब क्या? बायबैक हो गया कि होना बाकी है? यस, यू आर राइट। कंडीशन नंबर 1 थी शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। आई एम वर्किंग इट फॉर यू। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। द नंबर ऑफ शेयर्स हियर आर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख है ना, 1 लाख। सो कितने बायबैक कर सकता हूं मैं? 25,000 shares. The second condition is buyback price is 40. Buyback price is what? 40. So उसको हम प्यार से बोलते हैं shares outstanding test. क्या बोलते हैं? Shares outstanding test. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और दूसरी वाली को रिसोर्सेस टेस्ट। रिसोर्सेस टेस्ट देखो क्या है बेटा जी, हम कहेंगे 10 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 2 lakh प्लस 3 lakh कितना होता है? 16 lakh इंटू 25% डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इज 40. Your answer is 10,000. So as per condition number 2, I can only buy back 10,000. Now the third condition is debt equity ratio should not be greater than 2:1. मतलब बेटा debt equity ratio should be maximum 2:1. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, बायबैक के वजह से डिबेंचर तो कांस्टेंट रह रहे, वो तो चेंज नहीं हो रहे। बायबैक के वजह से लोन इज रिमेनिंग कांस्टेंट। व्हाई इज लोन चेंजिंग? लोन इज नॉट चेंजिंग, लोन इज कांस्टेंट 20 lakhs. So I am saying if my loan is 20 lakh, then equity which can go down is maximum 10 lakh. Because debt equity should be 2:1. If debt is 20, then equity has to be at least how much? 10. Let's take an example. If debt is 18 lakh, equity has to be maintained at least 9 lakh. कम से कम 9 लाख होनी चाहिए। अगर मान लेते डेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 22 लाख, सो इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 11 लाख। तो मैं अभी के लिए इसको 22 लाख का ये देता हूं ताकि वो फिगर आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इक्विटी शेयर वाला वो 10 लाख तो नहीं ले रहे, नहीं, मैं डेट का आधा ले रहा हूं 11 लाख। एग्रीड? इक्विटी इतनी होनी चाहिए। अब मेरा आप सभी बच्चों से पूछना ये पड़ रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी? देन यू सेड मी द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इज ओनर्स फंड, दैट इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मैडम यू आर राइट। सो व्हाट इज द पेड अप कैपिटल? यू विल से सर जो है ये देखो 10 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख कितना है? 16 लाख है कि नहीं है? मतलब 16 लाख का कितना कम हुआ तो चल जाता है? 11 लाख। मतलब मेरे पास पैसे कितने मौजूद हो रहे इधर? मेरा एग्जिस्टिंग है 6 लाख, तो मेरे पास नहीं 16 लाख, 16 लाख का 11 लाख तक आया तो चलता है, हाँ नहीं? कितने का डाइल्यूशन किया, कितने से कम किया तो चलेगा? 5 लाख। किसको ये वाला पार्ट नहीं समझा है? देखो पहले मैंने क्या लिया छोरे, पहले मैंने क्या लिया? डेट। डेट कितना है? 22 लाख। उसके आधे तक इक्विटी आ सकती है 11 लाख। अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी, अभी मौजूद कितनी है? 16 लाख। सो हाउ मच कैन आई डाइल्यूट? 5 लाख। Having said that, you missed one thing. I said this is an equity post buyback. Critical area. I said this equity is post buyback. Yes or no? बेटा जी अगर तुम इधर ध्यान दे रहे हो थोड़ा सा, तो ये जो पैसा दिख रहा है ये नहीं है सही वाला, क्योंकि जब तुम बायबैक करोगे तो कुछ फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, कुछ फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इक्विटी का डेफिनेशन ये था पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। डू यू थिंक सो फ्री रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ फ्री, सीआरआर इज अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व? नो। क्लियर क्लियर बताओ, ये लाइन किसको नहीं समझी मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम श्योर नहीं समझिए।
अदरवाइज मैं पूछूंगा तो नहीं समझे, मैं समझ के वापस समझा रहा हूं। देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो? डेट का लिया कितना? 22 लाख, उसका आधा क्या मेंटेन होनी चाहिए? 11 लाख। दिस इज पोस्ट बायबैक इक्विटी इतनी होनी चाहिए, मतलब बायबैक के बाद में कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 11 लाख। मैडम पहुंची के बाद अब तक? अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? 16 लाख। तो तुम तुरंत आंसर दे देते 16 माइनस 11 लाख से, और 5 लाख का बायबैक करो, बात खत्म करो। बट एक लोचा है, लोचा यह है कि जो तुम 16 लाख की इक्विटी कह रहे हो, वो 16 लाख की इक्विटी प्री बायबैक की थी, है नहीं? मगर उस इक्विटी में से कुछ अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? सीआरआर। सीआरआर उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो बेटा जी वो अमाउंट अब इक्विटी में गिनी नहीं जा सकती। तो इसके लिए देखो मैं वर्किंग कैसे सिखा रहा हूं भी। मैंने कहा, ध्यान से सुन, सॉरी, मैंने कहा अभी के एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? 16 लाख माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर एक्स, माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर एक्स। आई हैव अज्यूम्ड अमाउंट, लेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इज एक्स। मतलब इतना अभी इक्विटी रहेगा मेरे पास। इक्विटी का डेफिनेशन क्या है? मुझे नहीं समझा। इक्विटी का डेफिनेशन क्या है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब अभी का पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व ये है, मगर इसमें से कुछ अमाउंट में सीआरआर को ट्रांसफर कर दूंगा, है नहीं? तो 16 लाख माइनस एक्स माइनस बेयर मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 11 लाख। एग्रीड? इज इक्वल टू मैं बोलूंगा अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। सो पूरी क्लास बताएगी व्हाट इज वाई? अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। ओके, व्हाट इज एक्स? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। अब जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देते जाना, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप सिर्फ आंसर 2-3 बार देना, दिल से देना। मुझे एक बात बताओ कि प्री बायबैक, मतलब बायबैक हुआ नहीं अभी तक, इक्विटी कितनी थी? बराबर है 16 लाख। बेटा 16 लाख माइनस 11 लाख करना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितना डाइल्यूट हो सकता है। अब अपने दिल से अगला क्वेश्चन पूछे, 11 लाख फिगर कहां से आया? तो 11 लाख फिगर जो आपका डेट था कितना? 22 लाख, उसका आधा कम से कम इक्विटी चाहिए, मतलब आफ्टर बायबैक। तो जाहिर सी बात है मेरे पास मार्जिन कितने की बची? फ्रॉम 16 लाख टू 11 लाख मेरे पास मार्जिन बची 5 लाख। बट ये पार्शियली ट्रू है, क्यों? क्योंकि हम इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करें? सीआरआर। तो वो वाले अमाउंट भी अवेलेबल नहीं है। सो मैं क्या कहूंगा? 16 लाख माइनस एक्स। एक्स क्या है? 16 लाख माइनस एक्स, सीआरआर माइनस कितना? 11 लाख इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। क्लियर? बेटा अब देखो अगला पार्ट, मैं लिख रहा हूं सीआरआर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, मुझे याद नहीं आ रहा सीआरआर कैसे निकालते हैं। सीआरआर कैसे निकालते हैं? अच्छा वो वाला कुछ याद आया मुझे भी, ऐसा कुछ करते इधर। हाँ ये वाला सीआरआर कैसे निकलता है यार? अरे जा यार, मत तंग कर यार। पहले तो हाँ, पहले के बोर्ड अच्छे थे। हाँ फ्री रिजर्व, सीआरआर कैसे बनता है? अरे हो फ्री रिजर्व, इधर ऊपर की बात देखो, और एक फेस वैल्यू का सीआरआर बनता है। हाँ नहीं नहीं, अरे छोरी देख तू प्यार से, फेस वैल्यू है 2000, 2000 का पार्ट सीआरआर बनता है। अच्छा मुझे क्या नहीं, ओके। अच्छा मैं तुमको एक बात पूछता हूं, मैं क्वेश्चन, छोरी छोरी सुन, मेरी बात सुन। फेस वैल्यू है 100 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू है 400 रुपए, ये 300 रुपए एक्स्ट्रा किसके? बराबर ना? मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी है 400, अरे बाप रे कंफ्यूज हो जाएगा, क्वांटिटी है 700, ये शेयर से नंबर्स, अरे बोलो ना हाँ। तो बेटा 100 इंटू 700 कितना? 7 लाख, और 400 इंटू 7 लाख कितना? 28 लाख। 28 लाख वही लिखा है ना? वो नहीं लिखा था? अच्छा 2,80,000। ये पहुंची क्या बात सब तक? मैं तुमको बताऊं, अगर फ्री रिजर्व से मैंने रिडीम किया तो सीआरआर का अमाउंट 7 लाख होगा, चेक कर लेना। 70,000 होगा, सॉरी 70,000। अगर फ्री रिजर्व से
मैंने रिडम्शन किया प्रेफरेंस शेयर का, तो 70,000 विल गो टू सीआरआर। देखो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, सिंपल है। दो पार्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन 2,10,000, तो मतलब इसका तो सीआरआर बन नहीं सकता। फेस वैल्यू कितना 70,000। तुमने इसके दो हिस्से किए थे, एक क्या फ्रेश इश्यू, दूसरा क्या फ्री रिजर्व। ये बेटा जी अगर मैंने पूरा फ्री रिजर्व से यूज किया तो 70,000 नहीं जाएगा क्या सीआरआर में? हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2,80,000? हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2,80,000 व्हाट इज द रिडम्शन वैल्यू? व्हाट इज द रिडम्शन वैल्यू पर शेयर? 400। चेक करें, 400 ही लिखा था मैंने। रिडम्शन वैल्यू इज 400, फेस वैल्यू इज व्हाट 100। सो बेटा 2,80,000 into 100 फेस वैल्यू 70,000। मैजिक लॉजिक, इट्स सिंपल मैथ्स। नहीं, कुछ लोगों को सदमा लगा है, वापस से देखो। अमाउंट अवेलेबल रिडम्शन वैल्यू आरवी, रिडम्शन वैल्यू कितनी 2,80,000 डिवाइड बाय आरवी पर शेयर 400 इंटू फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू कहां ट्रांसफर होती है सीआरआर में, इंटू 100। हाँ पहले मैंने वैसे प्रूव किया, फिर उसको उल्टा भी प्रूव किया। अरे हो नहीं, हाँ अभी इधर आओ, वो भूल जाओ अभी सब कुछ, अभी इधर आओ। ये कहां पे थे अपन? हाँ ये इधर, इधर ही थे क्या? हाँ इधर। ओहो ये देखो, मुझे जरा याद कर कर बताओ, x इज इक्वल टू क्या था? ओहो कितनी प्यारी बच्ची है ये, इसको याद है x इज इक्वल टू सीआरआर। ठीक है, तो बेटा सीआरआर इज इक्वल टू y क्या था? अमाउंट अवेलेबल रिडम्शन वैल्यू, यस और नो, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। तो क्या नंबर मिलेंगे क्या? इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू सीआरआर। हाँ या ना? एक्स को मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? सीआरआर इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। जितना पैसा अवेलेबल है 2,80,000 दिख रहा है क्या, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस 400 दिख रही है क्या? तो क्या मिल जाएगा? नंबर्स, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? फेस वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा? सीआरआर। तो बेटा मैंने सही तो लिखा है, x इज इक्वल टू दैट इज सीआरआर इज इक्वल टू y दैट इज अमाउंट अवेलेबल डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू गुड इनटू फेस वैल्यू। तो बेटा जी अभी हमारा इधर आंसर देखते हैं, क्या बेटा? हाँ फ्रेश इशू किया तो दिस वोंट बी एप्लीकेबल 100% राइट, मगर मैंने सिखाना शुरू करने के पहले कह दिया था कि वो इलॉजिकल है, एकेडमिक्स में है इसलिए मैंने लिखा है, बात मैंने कही थी ऐसे ही। तो बेटा एक बार हम कंडीशन वापस रिवाइज कर ले सर। पहली कंडीशन याद नहीं आ रही, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये कैसे करते हैं? जितने शेयर्स है उसका डायरेक्टली कितना ले लेंगे 25%, कितना आएगा 25,000, क्योंकि आप चेक कर लीजिए नंबर्स कितने बेटा जी 1 लाख, 1 लाख का 25% कितना आ जाएगा 25,000। ऑलराइट, सेकंड कंडीशन क्या दी? रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो ये फ्री रिजर्व इंक्लूड्स व्हाट? एसपी, हाँ नहीं, दोनों का इनटू कितना 25%, एग्रीड, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या बोलेगा? ओके, तो रिसोर्स टेस्ट से इतने हो सकते हैं। 40 रुपए हमने बायबैक प्राइस पकड़ी थी बेटा। डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। डेट का मतलब क्या? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी, सॉरी लोन। कितने का लोन है? 22 लाख। सो डेट इज 22 लाख, इक्विटी शुड बी बेयर मिनिमम हाउ मच? 11 लाख। सो कैन आई नॉट से अभी की एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? 16 लाख। एग्जिस्टिंग कितनी है? 16 लाख माइनस एक्स, माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यों किया? क्योंकि x इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सो 16 लाख माइनस x माइनस 11 लाख, आपको क्या मिलेगा? इज इक्वल टू y। y मतलब क्या? अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। नाउ अमाउंट अवेलेबल डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू विल गिव यू व्हाट? सीआरआर। तो अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फेस वैल्यू देख कर रखो कितनी है फेस वैल्यू? 1 लाख है, तो बेटा फेस वैल्यू कितनी होगी? 10। फेस वैल्यू 10 होगी ना, 1 लाख नंबर है, तो जरा देखिए कैसे आता है ये।
पहली इक्वेशन तो ये क्लियर है, y इज इक्वल टू 16 लाख माइनस एक्स माइनस 11 लाख। अब बायबैक प्राइस कितनी है बेटा? 40 है ना? अच्छा ये रहने देता हूं। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो। x इज इक्वल टू y कितना है बेटा जी आपका? y पता नहीं, डिवाइड बाय 40 है ना, इंटू फेस वैल्यू कितना है 10। तो बेटा जी ये जीरो गया, ये जीरो गया, सो कैन आई नॉट से 4x इज इक्वल टू y। सो बेटा y को इधर पुटअप कर दूं क्या? हाँ नहीं, तो 4x इज इक्वल टू 16 लाख माइनस एक्स माइनस 11 लाख। सो क्या मैं नहीं कह सकता 4x इज इक्वल टू 16 लाख माइनस एक्स माइनस 11 लाख? सो क्या मैं नहीं कह सकता 5x, प्लीज धोखा मत दो, धोखा मत दो, ये माइनस इधर का उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 11 लाख 5 लाख। सो बेटा जी अभी मैं क्या करूं? x इज इक्वल टू व्हाट? 5 लाख डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 1 लाख। तो CRR कितना होना चाहिए? 1 लाख। सो कैन आई नॉट से नंबर्स इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 10? सो 10 क्यों, नंबर्स तो ऐसे निकलेंगे ना बेटा। अरे झंपिया CRR 1 लाख है तो फेस वैल्यू 10 है, तो कितने नंबर्स आएंगे? 10,000 बायबैक कर सकते हैं एज पर कंडीशन नंबर 3। दैट्स व्हाट यू डू इट। जाने के पहले एक बार रिवाइज कर फिर हम अलविदा कहेंगे। आई होप मैंने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया बायबैक की 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी होती है? 25% ऑफ व्हाट? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने भी आपके नंबर से उसका 25%। सेकेंड कंडीशन, रिसोर्स टेस्ट कैसे निकालते? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 25% डिवाइड बाय व्हाट? बायबैक प्राइस। तो आपको वो वाला मिल जाएगा। तुमको याद है मैंने इधर एक सैड वाला मुंह किया था, क्योंकि फॉर द, बिल्कुल सही, यहां पर फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है। थर्ड कंडीशन क्या थी? डेट इक्विटी रेशियो। तो फिर 2:1। डेट अगर 40 लाख है तो इक्विटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? डेट 22 लाख है तो कितना? तो फिर पहले क्या करने का? एग्जिस्टिंग इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी जो तुमको डेट इक्विटी रेशियो के पहले तुमने निकाला था, उस इक्विटी में से क्या माइनस करेंगे? एक्स। उस इक्विटी में से हमेशा क्या माइनस करेंगे? एक्स। एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? व्हाई डू यू सब्सट्रैक्ट इट? बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। CRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सो पहले वाली इक्विटी माइनस एक्स, जो आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दी कहां पे? CRR, माइनस हाफ ऑफ डेट, क्योंकि उधर तक इक्विटी डाइल्यूट कर सकते, इज इक्वल टू क्या आएगा? y, अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। नाउ y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, यू विल गेट व्हाट? नंबर्स इनटू व्हाट? फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? CRR। छोटा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से लिख कर ले लो, मुझे पता है टाइम नहीं है, जल्दी से लिख कर ले लो। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड नहीं है, ना कोई वर्किंग है इधर।
existing equity 16 lakh, equity to be maintained 11 lakhs, बराबर है, 22 lakhs का आधा। फिर y इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, और x इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू व्हाट, CRR। विच एवर इज लोअर, ये वाला फ्रेज तीनों के लिए एप्लीकेबल है, कंडीशन 1 2 3। तो फिर पहले हम y निकालते हैं और फिर x निकालते हैं। इसके नीचे का मैंने सॉल्व किया है, वो नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई ओनली वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टुमारो। x इज इक्वल टू y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू, दैट्स व्हाट आई वांट टू रिमेंबर यू। ये कैलकुलेशन नहीं भी किया तो ठीक है, क्योंकि कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आ ही जाएगा। ओके, so is it okay, shall we depart for the day? Yeah, thank you so much beta ji, god bless you, take care all.